सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मैं हरकिरत सिंह लेकर के आया हूँ मानव भूगोल, और इसके अंदर आज हम देखने जा रहे हैं मानव विकास के बारे में कि किस प्रकार से विकास और वृद्धि में अंतर है। ये हमने जाना था पिछले लेक्चर के अंदर, और आज हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक के बारे में, HDI के बारे में। चलिए देखते हैं। तो मानव विकास सूचकांक ज्ञात करने के लिए, यानी मानव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, अब हमें उसको ज्ञात करने के लिए कुछ और अप्रोच की ज़रूरत है, कुछ उपागम की आवश्यकता होती है, कुछ हमें ढंग या कुछ तरीके चाहिए होते हैं जिसके माध्यम से हम मानव के विकास के बारे में पता कर सकें कि वास्तव में मानव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी एक देश विकसित देश है, परंतु वहाँ पर अगर बेरोजगारी है और मानव जो है बहुत ज़्यादा भुखमरी भी है, तो क्या वो देश में मानव का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए उसी को समझने के लिए कुछ उपागम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मानव विकास के बारे में, मानव विकास की समस्या को हल करने के लिए अनेक ढंग से इस समस्या को देखा गया। तो निकल करके जो बातें आई है, मूलभूत बातें हमारे सामने आई है, वो ये 4 उपागम निकल करके आते हैं। तो देखिए क्या है ये उपागम। आय उपागम का अर्थ क्या होता है। बेसिकली आय उपागम जो है हम वो कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। यानी आय, सबसे पहले आमदनी हम चेक करते हैं कि किसी प्रत्येक व्यक्ति को आमदनी हो रही है कि नहीं हो रही। यानी प्रत्येक व्यक्ति के घर पर, परिवार के घर पर पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर पैसा आ रहा है तो वो है आय। तो ये हम सबसे पहले तो इसी को ही समझते हैं कि भी मानव का विकास तभी होगा जब उसके पास में आमदनी होगी। तो इसलिए ये सबसे पुराना उपागम है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो आय के साथ जोड़कर हम आय से बात करते हैं। पहले विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। क्या कहता है यहाँ पे कि भी मानव को यदि आय हो रही है, मतलब कि मैं अगर कमाई कर रहा हूँ तो उससे मैं अच्छे तरीके से स्वतंत्र रूप से उसको खर्च भी कर रहा हूँ, उससे खा पी रहा हूँ, अपना पेट भर रहा हूँ, तो यानी कि मेरा विकास हो चुका है, मेरा विकास जारी है। आय से भी हम विकास के बारे में पता कर सकते हैं। परंतु आय भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आमदनी हो रही है किसी व्यक्ति को 500 रुपये, किसी व्यक्ति को 5000 रुपये, किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये आमदनी हो रही है। लेकिन अगर उसका खर्च, यानी उसकी जो स्वतंत्रताएँ हैं, जो वह बाहर निकलते ही उससे जो कर वसूली कर ली जाएगी, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी उस पर इफ़ेक्ट डालेगा। इसलिए केवल आय से काम तो नहीं चलने वाला कि अब अपन देखा जाए कि अपने भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, अब वो प्रति व्यक्ति आय अगर निकलती है तो प्रत्येक व्यक्ति को 1000-2000 रुपये जो है वो मिलते हैं, वो आमदनी कमाता है। परंतु आप रियल में जब देखेंगे तो क्या ये आमदनी कमा रहा है प्रत्येक व्यक्ति? नहीं। बहुत से बेरोजगार हैं, बहुत से भूखमरी के शिकार हैं, बहुत से झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनको आमदनी नहीं हो रही है। और एक तरफ बिजनेसमैन है, उनको आमदनी खूब हो रही है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय क्या है। नहीं, हर व्यक्ति की आय होनी चाहिए, फिर ही उस पर अच्छे तरीके से उस देश के अंदर मानव का विकास हो सकता है। तो इसीलिए केवल आय उपागम भी काम नहीं आएगा। तो दूसरा उपागम क्या है? कल्याण उपागम। दूसरा उपागम है हमारे पास में कल्याण। जिस प्रकार से आपने ये कह दिया कि एक व्यक्ति कमा रहा है दिन के 100 रुपये और एक व्यक्ति कमा रहा है 0। अब 2 व्यक्ति हैं A और B। यदि हम कहेंगे इस क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय निकल करके आएगी 50 रुपये। 50 रुपये प्रति व्यक्ति, ये प्रति व्यक्ति आय निकल करके आ गई। परंतु आप रियल में जब देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये तो 100 कमा रहा है और इसके तो 0 है, इसकी कमाई तो है ही नहीं ना। तो इसीलिए केवल आय उपागम भी काम नहीं आएगा, उसका कल्याण भी देखा जाएगा कि उसका उस पैसे से उसका कल्याण, यानी कि उसको खाने के लिए रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दूसरा आता है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। ये उपागम क्या करता है? ये उपागम देखता है कि प्रत्येक मानव को एक लाभार्थी, यानी सबको लाभ मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है, ये उन गतिविधियों पर लक्ष्य करता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा
और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। यानी इन पर सरकारी व्यय का तर्क देता है। ये कहता है कि भी सरकारी व्यय जो है वो किस पर होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर होना चाहिए। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है किंतु केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। ये क्या है? लोग विकास के अंदर प्रतिभागी नहीं है, मतलब खुद कमाना नहीं चाहते हैं। मतलब ये क्या चाहते हैं? लोग क्या चाहते हैं? अगर लोगों की अपनी बात की जाए तो लोग चाहते हैं कि हमें सब कुछ फ्री में मिल जाए। वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है, बस वो प्राप्त करना चाहते हैं। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। अब सरकार तो जिम्मेदार है कि भी उसका आपको कल्याण करना है किसी न किसी तरीके से। प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक बच्चे तक आपको खाना पहुंचाना है तो उनको तो पहुंचाना पड़ेगा ही पड़ेगा। परंतु दूसरी तरफ अगर हम लोगों की बात करें तो लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं कि बस उनको 1-2 टाइम का खाना अगर फ्री में कहीं से मिल गया तो उनको काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो सिर्फ क्या है? निष्क्रिय प्राप्त करता है, सिर्फ प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए भी मानव का विकास जो है वो रुक जाता है जब मानव खुद ही ना चाहे कि मेरा विकास हो। तो ये है दूसरा कल्याण उपागम कि हम कल्याण करके ही मतलब मानव का विकास कर दें। मानव तो कमा नहीं रहा तो चलो हम उसका कल्याण कर देते हैं, उसको 2 वक्त की फ्री में रोटी दे देते हैं तो उसका कल्याण हो जाए। तो इससे क्या है? हमारे मानव का विकास हो जाएगा इस तरीके से। फिर आता है न्यूनतम आवश्यकता उपागम। जो सबसे न्यूनतम आवश्यकता होती है कम से कम वो तो पूरी होनी चाहिए। जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान जो है मूलभूत आवश्यकता, ये पूरी हो जाए। इस उपागम का मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया था। यानी इसको किसने जोड़ा था? इस उपागम को लेकर के आया था कौन? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन लेकर के आया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। 3 तो हम पढ़ते आ रहे हैं मूलभूत आवश्यकताएं कि रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो रोटी यानी भोजन, कपड़ा यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में? स्वच्छता होगी या स्वास्थ्य हो गया या कपड़े से, और आवास हो गया। इसके अलावा क्या है? शिक्षा और जलापूर्ति भी आवश्यक है। आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई कि मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया। तो यानी ये जो उपागम है ये किसके द्वारा लाया गया था? ILO के द्वारा लाया गया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया था। और इसमें उन्होंने मूलभूत आवश्यकताएं 6 बताई थी और उन 6 आवश्यकताओं को पूरा करना ही उस सरकार का, या अगर वो 6 आवश्यकताएं उसकी पूरी हो रही हैं प्रत्येक मानव की, वो 6 की 6 आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो मतलब मानव का विकास जारी है। अंत में आता है क्षमता उपागम। ये जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन भी, जो हमने पढ़ा था सबसे पहले 2 अर्थशास्त्री थे, एक महबूब उल हक था और दूसरा था अमर्त्य सेन, जिन्होंने मानव विकास के बारे में, मानव विकास की तरफ कदम बढ़ाए थे। इनकी देन है ये उपागम। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव की क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। क्या कहता है यहाँ पे कि संसाधनों तक पहुंच, जो भी संसाधन है उन तक पहुंच अगर हमारी हो रही है तो ये जो है ये निर्माण बढ़ते मानव विकास की एक कुंजी है। ये क्या है? बढ़ते मानव विकास की एक कुंजी है। ये बात किसने कही थी? अमर्त्य सेन ने कही थी, क्षमता उपागम को ला करके। चलिए, तो ये बातें होगी हमारे पास में उपागम है कि हमें किन किन बातों का आगे चल करके ध्यान रखना है। यानी हमें आय का भी ध्यान रखना है और उसके साथ में कल्याण में भी बातें आ जाएंगी। सारी की सारी कौन सी बातें आ जाएंगी? यही आ जाएंगी, न्यूनतम आवश्यकता वाली सारी बातें कल्याण के अंदर आ जाएंगी। ओके, इसके बाद में हमें देखते हैं कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास का मापन, तो देखिए HDI को अपने को पढ़ना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक के बारे में हम देखेंगे। इसको प्रकाशित कौन करता है या इसको पूरे स्तर पर कौन लेकर के आता है? तो वो है UNDP। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत मानव विकास सूचकांक तैयार किए जाते हैं। और पहले जो मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया था एक 2020 के अंदर, अभी 2022 के अंदर भी भारत का नाम आया है। तो हम देखेंगे उसके बारे में कि किस प्रकार से उपागम ये सूचकांक तैयार किया जाता है। तो देखिए, इस सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, 3 बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच,
जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच में स्कोर को बताता है। 0 से 1 ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचकांक जो है वो किसके यानी कि कहाँ पर होता है, वो 0 से 1 का स्कोर के अंदर अंदर ही होता है, यानी 0.1, 0.2 इस प्रकार से चलते जाएंगे और 0.999 यहाँ तक इस प्रकार से होता है। यानी इसमें आपको दिया गया होगा, यहाँ पर मैंने आपको दिया भी है कि सबसे इसका न्यूनतम जो पॉइंट है, न्यूनतम पॉइंट वो क्या है 0.268 है और इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना है 0.983 है। अब देखिए ज़रा, तो ये इस प्रकार से हम इसका जो है HDI निकालते हैं। अब इसमें किस किस बात को कितनी कितनी वैल्यू दी जाती है हम उसे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक क्या है। भी स्वास्थ्य का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा कि कोई देश के प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ है, ये कैसे पता चल सकता है। ये पता चल सकता है हमें उस देश की जीवन प्रत्याशा से। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जीवन जीने की उच्चतम स्थिति कितनी है या उच्चतम वर्ष कितना है, कि अपने देश की जीवन प्रत्याशा जो है वो 65 वर्ष है, यानी कि ऑन एन एवरेज लोग 65 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहते हैं। तो कहने का मतलब कुछ लोग 100 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं और कुछ लोग जो है वो 30-40 में भी हो जाते हैं पूरे। तो ये है हमारी एवरेज कितनी निकलेगी 65 वर्ष, जबकि जापान की जो जीवन प्रत्याशा है वो 110 है, यानी कि एवरेज लोग मिनिमम 110 वर्ष तो जीते ही जीते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये दिखाता है उस देश का कि वो एक विकसित देश भी है और वहाँ पे मानव का विकास भी हो रहा है। आई बात समझे। जबकि यहाँ पर अपन देखते हैं तो इस प्रकार से कहने का मतलब ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य का मूल्यांकन जो है वो किस पर आधारित है, जीवन प्रत्याशा पर आधारित है। अब जीवन प्रत्याशा भी कैसी होनी चाहिए। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन होना चाहिए। दीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन होगा तो ही हम उसे उच्चतम जीवन प्रत्याशा कहेंगे। प्रौढ़ साक्षरता। अब देखिए, शिक्षा दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, शिक्षा था हमारा दूसरा पॉइंट। तो प्रौढ़ साक्षरता बात करते हैं इसकी। ओके, चलिए देखें, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं प्रौढ़ साक्षरता। साक्षरता की बात कर लेते हैं। तो साक्षरता दर जो है, दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। ज्ञान तक पहुंच, यानी एक है संसाधनों तक पहुंच, एक है स्वस्थ जीवन तक पहुंच और एक है ज्ञान तक पहुंच। अब हमारी ज्ञान तक पहुंच कितनी है, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान है या नहीं, यानी साक्षर है कि नहीं है, तो ही हम उस मानव का विकास होगा। अगर वो साक्षर ही नहीं है, अब हर व्यक्ति आमदनी पैसा कमा रहा है, हर व्यक्ति अच्छी रोजी रोटी खा रहा है, परंतु अगर हर किसी व्यक्ति को पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो मतलब वहाँ पे मानव विकास 0 है। आई बस में इस प्रकार से। तो ज्ञान तक पहुँच को प्रदर्शित करता है पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या, पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान और कठिन है। अब जितने पढ़ लिख सकने वाले जो वयस्क हैं वो उनकी संख्या और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, ये डिपेंड करता है कि उस एरिया की जो साक्षरता है वो वहाँ पर ज्ञान की पहुँच कितनी है। मतलब जालोर, जैसे मतलब अपन बात करते हैं जालोर की, कि जालोर के अंदर जो है कि 12वीं तक तो है बच्चे पढ़ते हैं, 12वीं के बाद में जैसे ही कॉलेज का टाइम आता है तो कुछ बच्चे जो है वो देशावर की ओर निकल जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भी उनकी कॉलेज तक पहुंच नहीं है, कॉलेज तक पहुंच नहीं है तो मतलब उनकी ज्ञान तक पहुंच नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, ये डिपेंड करती है, ये बताती है उस एरिया में कि वहाँ पर मानव विकास कैसा है। अब ये जालोर जो है साक्षरता में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे है। तो ये किस वजह से पीछे है, इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर ज्ञान तक पहुँच नहीं है, किसी को अवसर ही नहीं मिल रहा है। लड़कियों को 8वीं 10वीं के बाद ही रोक दिया जाता है तो उन्हें अवसर नहीं प्राप्त होता है। तो इसीलिए ज्ञान तक पहुँच होना बहुत इम्पोर्टेंट है और यह है मानव विकास का बहुत महत्वपूर्ण एक स्तंभ है। आगे देखिए, संसाधनों तक पहुँच। अब संसाधनों तक पहुँच जो है वो कैसे बताई जाएगी, क्रय शक्ति के आधार पर बताई जाएगी, अमेरिकन डॉलर में बताई जाएगी। अब अमेरिकन डॉलर आपको
आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन दिन महंगा होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है मतलब अपने रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में संसाधन तक पहुंच को दर्शाता है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स के अंदर क्या करते हैं, अभी ये स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन, इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 बारिता दी जाती है। इनको 1/3 वैल्यू के हिसाब से, यानी तीसरा हिस्सा इनको जोड़ करके और फिर चेक किया जाएगा कि हमारा सूचकांक जो है वो कितना निकल रहा है। क्लियर है? सूचकांक बारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों के भारों का कुल योग होता है। स्कोर 1 के जितना निकट होगा मानव विकास का स्तर उतना ही उच्च होगा। ये तो आप समझते ही हैं कि भाई 1 के जितना पास में जाएगा उतना ही वो उच्च होगा। ये 1 के नज़दीक है, ये 0 के नज़दीक है। तो जब हम 0 से 1 की ओर जाएंगे तो हम कौन सी स्थिति में जाएंगे? उच्चतर स्थिति में जाएंगे, उच्चतम स्थिति के अंदर जाएंगे। क्लियर? ओके। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। अच्छा, ये दो बातें हैं, ये मैंने वैसे ही आपसे वहाँ पे आपके किताब में से वैसे उठाई हैं। आप सेम टू सेम इसको कॉपी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये मानव विकास सूचकांक से ही जुड़ी हुई बातें हैं। इसमें एक मानव गरीबी विकास सूचकांक भी होता है। ठीक है, गरीबी सूचकांक भी होता है। यहाँ पर आ जाएगा गरीबी, मानव गरीबी सूचकांक। तो जो मानव गरीबी सूचकांक होता है ना, ये और भी खतरनाक होता है। ये पूरी हिस्ट्री खोल करके रख देता है, पूरा उसको अंदर तक खोल देता है कि भी इसमें वास्तव में मानव विकास सूचकांक में अपनी जो रैंक बताती है कि भी हाँ चलो ठीक है, अपन एक अच्छा मानव विकास अपने हो रहा है। परंतु जब हम मानव गरीबी सूचकांक निकाल के देखेंगे तो और भी उल्टा नुकसान में जाएंगे, मतलब और भी पीछे चले जाएंगे। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है, ये अपेक्षाकृत अधिक कमियां दर्शाता है, ये और अधिक कमियां दर्शाता है अगर हम मानव गरीबी सूचकांक की बात करें तो। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं तो यूएनडीपी की जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे आपके सामने, यूएनडीपी 1990 के अंदर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो कि मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करती है, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित करती है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि यानी क्रम डिसाइड करता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा ही प्रतिपादित किए जाते हैं या प्रकाशित किए जाते हैं। अब देखो, भूटान एक ऐसा देश है, भूटान एक ऐसा देश है जिसने मानव विकास सूचकांक या मानव गरीबी सूचकांक ना रख करके उसने क्या रखा है? उसने अपने देश के लिए रखा है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक उसने रखा है। इसको लेकर के वो चलता है। अब आपको पता है कि कोई किसी देश का कोई नागरिक कभी प्रसन्न तो हो नहीं सकता अभी, और प्रसन्न करने के लिए हमें उसमें बहुत सी बातों को डालना पड़ेगा। हमें उसको सिर्फ भौतिकी सुख नहीं देने होंगे, हमें उसको गुणों से गुणवान बनाना होगा, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण देना होगा और उसे बौद्धिक और आध्यात्मिकता से जोड़ना पड़ेगा। तब जाकर के वो मनुष्य जो है वो खुश हो सकता है। एक मनुष्य, आप देखते होंगे कि भी जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब भौतिकी गुणों से, भौतिकी जो लालच है उससे कोई मतलब नहीं है, यानी मोह माया से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो प्रसन्न है। तो ये भूटान जो है एकमात्र देश है जो इस स्तर की ओर काम कर रहा है। वो मानव को ना तो फ्री में कोई चीज़ देता है, वो उसको कमाने के लिए यानी उसके गुणों को प्राप्त करवाता है, गुणात्मक विकास करता है, उसमें आध्यात्मिक विकास करता है और फिर जाकर के वो उससे निकालता है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। तो ये क्या है? सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। प्रगति का आधिकारिक माप जो है वो वास्तव में क्या होता है? किसी मानव की प्रसन्नता, मानव का विकास नहीं, मानव की प्रसन्नता उसका क्या होता है? प्रगति का माप होता है। तो क्या कहता है? भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान को सतर्कता पूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया है। अब इन्होंने ध्यान में रखा है कि ना तो अपने पर्यावरण को नुकसान हो, ना हमारी संस्कृति को नुकसान हो, ना हमारी आध्यात्मिकता को नुकसान हो। किससे ना नुकसान हो? प्रौद्योगिकी से नुकसान ना हो।
तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है, प्रौद्योगिकी को भी लेके चलना है, क्योंकि आज का जो युग है, वर्तमान युग तकनीकों का युग है, प्रौद्योगिकी का युग है, इसीलिए इनको भी साथ में लेकर के चलना है और इनका भी हमें ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, हम प्रौद्योगिकी के विकास के चक्कर में हमने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है, हमने अपनी संस्कृति को बुला दिया है, हमने अपनी आध्यात्मिकता को ही बुला दिया है। इसका साधारण सा अर्थ है, अब प्रसन्नता का साधारण सा अर्थ क्या है, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती भी, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। बहुत ही अच्छा विचार जो है इन्होंने अपने साथ दिया है, अपना विचार दिया है। चलिए देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तुलना करके देख लेते हैं मानव विकास की कि किस स्तर पर हम चल रहे हैं और कितना स्तर जो है हमें और हासिल करना जरूरी है। तो देखिए जरा, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। मानव विकास से संबंध, प्रत्यक्ष संबंध नहीं, किसका, प्रति व्यक्ति आय और प्रदेश का आकार। कोई देश कितना बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेन देन नहीं है। बड़े बड़े देश भी अपने से पीछे हैं और छोटे छोटे देश भी अपने से आगे हैं। और दूसरी बात, प्रति व्यक्ति आय कितनी है ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हो सकता है किसी देश में 5% लोग जो हैं बहुत अमीर बैठे हैं, बिलियन ट्रिलियन वाले बैठे हैं, और वहाँ 90% लोग जो हैं बिल्कुल 100 रुपया कमाने वाले बैठे हैं, दिहाड़ी मजदूर बैठे हैं। तो उनकी प्रति व्यक्ति आय तो बहुत उच्च होगी, लेकिन दिहाड़ी मजदूर करने वाले को तो 100 ही मिलेगा। भले हम कह दें कि इस देश की प्रति व्यक्ति आय 1000 रुपया एक दिन की है, परंतु वो जो मजदूर है वो तो 50-150 ही कमा पा रहा है ना एक दिन के अंदर। तो ऐसे कहने से तो मानव विकास नहीं होता ना, इसीलिए इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देश कार्य बेहतर कर रहते हैं, भी कार्य इनका बेहतर रहता है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी पड़ोसी से ऊंचा रह जाता है। कई बार तो क्या होता है, जो निर्धन गरीब देश होते हैं वो भी धनी देशों से आगे निकल जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि धनी देश हो सकता है, धनी देश में अगर बेरोजगार ज़्यादा होंगे तो उनका एवरेज डाउन चला जाएगा। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो, देखो इनकी अर्थव्यवस्था छोटी होते हुए भी ये भारत से आगे हैं। तो देखो भारत से कितना छोटा है श्रीलंका, श्रीलंका से तो अपना राजस्थान भी बड़ा है, तो फिर तो ये भारत से इतने छोटे श्रीलंका का अर्थव्यवस्था भी बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी वो भारत से मानव विकास सूचकांक में आगे है। क्यों आगे है? यही कारण होता है कि यहाँ पर केवल प्रति व्यक्ति आय नहीं देखी जाती है, केवल ये नहीं देखा जाता कि देश का आकार कितना है। इम्पोर्टेंट ये है कि उस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को सुख सुविधाएं मिल रही हैं कि या नहीं मिल रही है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, इसके बावजूद भी वो पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग के जो हैं देश हैं। तो चलिए देखें, अति उच्च में कौन से देश आएंगे। अति उच्च में वे देश आएंगे जिनका सूचकांक जो है, जिनका स्कोर जो है कितना है, 0.800 से ऊपर है। 0.800 से ऊपर जिसका सूचकांक रहेगा, एक की तरफ जाएंगे जितना, उतना वो विकास, उसमें मानव विकास होता रहेगा। तो इसमें कितने देश आते हैं? 66 देश इसके अंतर्गत आते हैं। उच्च वाले में कितने आते हैं? ये 700 से लेकर के 0.799 तक आता है। इसमें कितने आते हैं? 53 यहाँ पर देश आ जाएंगे। मध्यम के अंदर देख लेते हैं तो मध्यम में इतना हमारा 699 तक जाता है और इसमें 37 देश आते हैं। और इसमें थर्ड वाले में कितने आ जाएंगे? 0.549 से नीचे जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे देश निम्न सूचकांक वाले देश हैं। निम्न वहाँ पे मानव का विकास है। तो वो देश कितने हैं? 37 देश हैं। चलिए, तो ये हमारे पास में 181 के समथिंग जो देश हो यहाँ पर हो जाएंगे। 6, 3, 9 और यहाँ हो गया अपने पास में ना, 1, 6, 5, 11 और 6, 17 और 1, 18, 189 जो है हमारे पास यहाँ पे संख्या हो चुकी है पूरे देशों की। यह कब की रिपोर्ट है? ये
2020 के अनुसार है। तो 2020 के अनुसार हम बात करें तो देख सकते हैं आप कि सबसे टॉप पर जो देश है वो है नॉर्वे। नॉर्वे जो देश है, नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी देश है नॉर्वे, जो कि 1 नंबर पर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए भारत की यदि हम बात करें तो भारत जो है, भारत का मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जो स्थान है 2020 के अकॉर्डिंग यदि मैं आपको बताऊं तो 131वां स्थान, और 2022 के आधार पर यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर स्थान रहेगा 132वां, यानी कि हम एक स्थान और नीचे खिसक गए हैं। 1 नंबर पे नहीं है, नॉर्वे कहाँ पर है, 1 नंबर पर है, जबकि हम कहाँ पे हैं, 131वें नंबर, 132वें नंबर पर है। अब हमसे 131 देश आगे चल रहे हैं। हमारा जो सूचकांक है वो यहाँ पे कितना था, 0.645 था। यहाँ पर अब हमारा कितना स्कोर है, 0.633 जो है हमारा यहाँ पे स्कोर निकल करके सामने आ रहा है। तो भारत कौन से स्तर का जो देश है, मानव विकास किस स्तर का जो देश है, तो वो आएगा मध्यम स्तर का देश आएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये है हमारा मानव विकास और मानव विकास का टॉपिक, जिसको हमने 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मैं आपको PDF भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से बने रहिएगा मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।